हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्टडी कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो मैम, हम आज संविधान के भाग 1 पर फोकस कर रहे हैं। इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि संविधान के मूल रूप में 22 भाग थे, जो अब 25 हो चुके हैं। इसका जो भाग 1 है, उसका शीर्षक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं। जी मैम। अब हम सीधा अनुच्छेद 1 पर आते हैं। अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसे अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। मैम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ये एक संघ या यूनियन है, तो क्या इसका ये अर्थ है कि अलग अलग राज्यों ने आपस में कोई मीटिंग की, एक एग्रीमेंट साइन किया और तय किया कि चलो मिलकर एक देश बनाते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, फेडरेशन और यूनियन में क्या फर्क होता है मैम? अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है। अच्छा। वहां सच में अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। लेकिन भारत में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। जी। पूरा देश पहले से एक था और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उसे राज्यों में बांटा गया। भारतीय क्षेत्र को 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार कौन से हैं मैम? इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है। पहला 28 राज्यों के क्षेत्र, दूसरा 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूटी, और तीसरा भविष्य के लिए अर्जित क्षेत्र यानी अक्वायर्ड टेरिटरीज। इन सब की सूची पहली अनुसूची में दी गई है। अच्छा, तो मैम एक डाउट है यहाँ पर। अगर राज्यों ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, तो क्या कोई राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से बाहर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। व्यापक संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान के विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। भारत का संघ अविनाशी है, जबकि राज्य विनाशी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर जो राज्य हैं, जैसे अपना उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, बिल्कुल, उनकी सीमाएं स्थायी नहीं है। भारत की संसद जब चाहे कानून बनाकर उनकी सीमाएं बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। ओ, मतलब अंदर से कुछ भी बदला जा सकता है। हाँ, यानी राज्यों का वर्तमान स्वरूप विनाशी या परिवर्तनशील है। लेकिन अविनाशी संघ का मतलब है कि भारत देश एक ऐसा मजबूत संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कोई राज्य देश से बाहर नहीं जा सकता। एकदम सही। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग होकर अपना एक अलग देश बना ले। इसलिए हम कहते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भारत संघ में शामिल कर सकती है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है जिससे हम इसे आसानी से याद रख सकें? बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सिक्किम का है। आजादी के बाद सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। वहां चोग्याल वंश का शासन था। अच्छा, तो सिक्किम को सीधे भारत में क्यों नहीं मिला लिया गया? क्या कोई परेशानी थी? हाँ, वहाँ की अपनी एक अलग पहचान और राजशाही व्यवस्था थी। तो भारत ने बहुत कूटनीति से काम लिया। 1974 में 35वें संशोधन के जरिए सिक्किम को पहले एक सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। मतलब एकदम से पूर्ण राज्य नहीं बनाया। सही कहा। ये एक ट्रांजिशन का दौर था। और फिर जब वहाँ जनमत संग्रह हुआ, तो ठीक 1 साल बाद 1975 में 36वां संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। जी मैम, समझ गया। अनुच्छेद 2 विदेशी भूमि को मिलाने के लिए है, लेकिन अब बात करते हैं उन टुकड़ों की जो पहले से पजल के अंदर हैं। मतलब देश के अंदर का नक्शा बदलना। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ। हाँ, ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। ये संसद को देश के आंतरिक भूगोल को बदलने की शक्ति देता है। इसके तहत संसद नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बढ़ा या घटा सकती है। और क्या नाम भी बदल सकती है, जैसे मैसूर से कर्नाटक हुआ था? बिल्कुल। नाम बदलने की शक्ति भी अनुच्छेद 3 में ही है, लेकिन इसकी एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है मैम? क्या संसद सीधे बिल पास कर देती है? नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, और राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित होने वाले राज्य के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। मैम, यहाँ एक बात खटक रही है। अगर राज्य अपनी राय दे और कहे कि हमें अपनी सीमा नहीं बदलनी है, तो क्या संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य है?
यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है। संसद राज्य की राय को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। लेकिन मैम, अगर राज्य की राय की अहमियत ही नहीं है तो ये राज्यों की शक्तियों के खिलाफ नहीं है क्या? उनसे पूछने का फायदा ही क्या? देखिए, राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान निर्माताओं को डर था कि अगर राज्यों को वीटो पावर दे दी गई तो देश कभी एक नहीं रह पाएगा। मतलब क्षेत्रीय स्वार्थ राष्ट्रीय हित पर भारी पड़ सकता था। एकदम सही। राज्य एक तय समय सीमा के भीतर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पूरे देश के हित को देखते हुए संसद ही लेती है। जी मैम, ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। लेकिन राज्य की सीमाएं बदलने की इतनी बड़ी शक्ति है, तो क्या इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा और मुश्किल संशोधन करना पड़ता है? यहीं पर अनुच्छेद 4 आता है, जो इस पूरे गणित को बहुत दिलचस्प बना देता है। अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अच्छा, तो फिर इन्हें पास कैसे किया जाता है? इन्हें केवल साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। मैम, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? साधारण बहुमत का मतलब क्या है? इसका मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का 50% + 1। मान लीजिए, अगर संसद में 100 सांसद उपस्थित हैं तो 51 वोट काफी हैं किसी राज्य का नक्शा बदलने के लिए। ये तो किसी क्लास के सबसे आसान टेस्ट जैसा हो गया। पास होने के लिए सिर्फ 51% नंबर चाहिए, कोई मुश्किल बोर्ड परीक्षा नहीं है ये। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर ध्यान में रखना होगा। वो क्या मैम? जब भारत के भीतर के नक्शे को बदलना हो तब तो साधारण बहुमत काफी है, लेकिन जब बात अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को देने की आती है, तब साधारण बहुमत से काम नहीं चलता। ओहो, क्या भारत ने कभी अपनी जमीन किसी और देश को दी है? हाँ, इसका आधुनिक उदाहरण है 100वां संविधान संशोधन, जो 2015 में हुआ था। इसके जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा विवाद सुलझाया गया था। अच्छा, वो एन्क्लेव वाला मसला। बिल्कुल। बांग्लादेश ने भारत को 51 एन्क्लेव दिए, जो करीब 710 एकड़ जमीन थी, और भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव दिए, जो 17,160 एकड़ जमीन थी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लेन देन था। हाँ, और इससे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा राज्य प्रभावित हुए थे। क्योंकि यहाँ जमीन दी जा रही थी, इसलिए बकायदा 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। जी मैम, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब हमें पता है कि संविधान कैसे काम करता है, तो कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1947 में आज का ये जो राज्यों का संघ है, ये शुरुआत में कैसा दिखता था? शुरुआत में स्थिति बहुत डरावनी थी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने 552 देशी रियासतों के सामने संकट खड़ा कर दिया था। देशी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स, है ना मैम? हाँ, अंग्रेजों ने उन्हें 3 विकल्प दिए, या तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रहें। अगर वो स्वतंत्र रहते तो आज हम दिल्ली से मुंबई जाते वक्त शायद 10 अलग-अलग देशों का वीजा दिखा रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के कूटनीतिक कौशल से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उन्होंने क्या किया मैम? उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, और उनकी मेहनत से 549 रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई। 549 रियासतों को मना लेना तो सच में चमत्कार है। लेकिन 552 में से अगर 549 मान गईं, तो बाकी 3 का क्या हुआ? वो कौन सी थीं जो अड़ गईं? वो 3 बहुत कठिन रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों मामलों को भारत सरकार ने अलग-अलग तरीके से सुलझाया। तो शुरुआत जूनागढ़ से करते हैं। वहां क्या समस्या थी? जूनागढ़ में मुस्लिम शासक थे, लेकिन वहां की बहुल जनता हिंदू थी। शासक पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। तो फिर वहां बल प्रयोग करना पड़ा क्या? नहीं, वहां जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया गया, और भारी बहुमत से जनता ने भारत को चुना। इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। बहुत बढ़िया। और हैदराबाद का क्या हुआ? सुना है वो तो बहुत बड़ी रियासत थी। हाँ, हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहने की जिद पर अड़े थे। वो पाकिस्तान से भी गुप्त समझौते कर रहे थे। भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक स्वतंत्र देश नहीं छोड़ा जा सकता था। तो वहां सेना भेजनी पड़ी? हाँ, वहां ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस और सैन्य कार्रवाई हुई। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, ऑपरेशन पोलो, इसे मैं नोट्स में लिख लेता हूं।
और तीसरा मामला जम्मू कश्मीर का था, वहां क्या हुआ मैम? जम्मू कश्मीर का मामला संकट और समझौते का था। वहां के राजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में वहां आक्रमण कर दिया। कबायलियों मतलब आदिवासियों के भेष में? जी, जब वो श्रीनगर के करीब पहुंचने लगे तो राजा हरी सिंह ने घबराकर भारत से सैन्य सहायता मांगी। तो भारत ने तुरंत अपनी सेना भेज दी होगी? नहीं, भारत ने साफ कहा कि जब तक कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा नहीं बनता, सेना नहीं भेजी जा सकती। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। और तब जाकर कश्मीर भारत का हिस्सा बना? बिल्कुल। तो इस तरह हमारी बाहरी सीमाएं तो सुरक्षित हो गईं, लेकिन देश के भीतर एक नई आग सुलगने लगी थी। नई आग मतलब अंदर कोई विवाद शुरू हो गया था? हाँ, लोग अपनी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग करने लगे थे। मैम, आजादी के तुरंत बाद सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य बना क्यों नहीं दिए? परेशानी क्या थी? परेशानी राष्ट्रीय एकता की थी। शुरुआत में धार आयोग जो 1948 में बना था और जेवीपी समिति जिसमें खुद नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने अस्वीकृत क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि अभी देश तुरंत आज़ाद हुआ है, विभाजन का दर्द ताज़ा है, ऐसे में प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भाषा को नहीं। तो मैम, ये तो एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति हो गई। सरकार ने भाषा के आधार को तब तक दबाकर रखा जब तक कोई विस्फोट नहीं हो गया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, विस्फोट। और वो विस्फोट हुआ तेलुगु भाषी लोगों के आंदोलन से। एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने क्या किया मैम? वो अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 58 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 58 दिन? ओहो, तो उनकी मृत्यु के बाद तो आंदोलन पक्का हिंसक हो गया होगा? बहुत ज्यादा हिंसक। हालात बेकाबू हो गए और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। लेकिन इसके बाद तो बाकी भाषाओं वाले लोगों ने भी मांग शुरू कर दी होगी। बिल्कुल, पूरे देश में मांग उठने लगी। इसे सुलझाने के लिए सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग ने क्या फैसला दिया? क्या उन्होंने कह दिया कि हर भाषा के लिए एक राज्य बना दो? नहीं, उन्होंने 1955 की अपनी सिफारिश में भाषाई आधार को स्वीकार तो किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया। मतलब भाषा आधार हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले रहेंगे। एकदम सही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन में क्या बदलाव हुए मैम? इस संशोधन ने राज्यों की पुरानी श्रेणियों को, जो A, B, C, D भाग 7 में थीं, उन्हें खत्म कर दिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 यूटी से जो सफर शुरू हुआ था, वो आज 28 राज्य और 8 यूटी तक पहुंच गया है। बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्यों का पुनर्गठन और विकास। तो स्लाइड पर हमारा आज का शीर्षक है खंडित भारत से अखंड भारत की यात्रा 1960 से वर्तमान। तो मैन, अब अगर हम अगली स्लाइड पर आएं, जहां संसद की शक्ति के बारे में है, आखिर ये अंदर की दीवारें खिसकाने का काम होता कैसे है? मतलब क्या नया राज्य बनाना बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। और यही संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत आसान रखा था। नया राज्य बनाने के लिए मुख्य रूप से अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 2 और 3 दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अनुच्छेद 2 नए प्रवेश के लिए होता है। ये तब लागू होता है जब हम किसी ऐसे बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था। अच्छा, जो बाहर से लाया जाए। हाँ, और अनुच्छेद 3 पुनर्गठन के लिए है। ये तब लागू होता है जब हम भारत के मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करते हैं। और सबसे खास बात जी, इन दोनों ही अनुच्छेदों के तहत काम करने के लिए संसद को केवल साधारण बहुमत चाहिए होता है। एक मिनट, सिर्फ साधारण बहुमत? मैम, क्या इसे संविधान संशोधन माना जाएगा? मतलब नक्शा बदल रहा है तो संशोधन तो होगा ही ना? यही तो सबसे बड़ा कैच है। इसे परीक्षा के लिए सभी लोग अच्छे से नोट कर लें। इस पूरी प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। बिल्कुल। अनुच्छेद 4 खुद ये स्पष्ट करता है कि इसे विशेष बहुमत वाली संशोधन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अनिवार्य है। वो क्या मैम? जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों के नाम है, हाँ, पहली अनुसूची, और चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन है, इन दोनों में अनिवार्य रूप से संशोधन करना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर नया राज्य बना है तो उसका नाम लिस्ट में जोड़ना होगा और उसकी राज्यसभा सीटें भी तय करनी होंगी। एकदम सही पकड़े आप। तो मैम, अगर हम हमारी तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ें, राज्य निर्माण के 3 मुख्य तरीके। भारत का नक्शा इतने सालों में इतनी बार बदला है। देखिए, पहला तरीका है बड़े राज्यों का विभाजन, यानी काटना, जैसे बॉम्बे, पंजाब या मध्य प्रदेश का विभाजन। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज की पूर्ण राज्य में पदोन्नति। इसे हम प्रमोशन देना कहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, जिन्हें पहले यूटी बनाकर रखा गया था। बिल्कुल। और तीसरा है विदेशी या बाहरी क्षेत्रों का विलय, यानी बाहर से जोड़ना, जैसे पुदुचेरी या सिक्किम। स्लाइड 4 है 1960 बॉम्बे प्रेसिडेंसी का द्विभाषी विभाजन। हाँ, तो 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ। ये हमारे काटने वाले तरीके का उदाहरण है। भाषा के आधार पर, है ना? बिल्कुल। मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात। और इसी के साथ गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। 15वां राज्य, ठीक है। और इसके बाद स्लाइड 5 पर आते हैं। 1961 से 1963 विदेशी क्षेत्रों का विलय और नागालैंड का उदय। यहाँ हमारा बाहर से जोड़ने वाला तरीका लागू होता है। 1961 में दादर और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। अच्छा। और 10वें संशोधन द्वारा इसे यूटी बना दिया गया। और पुडुचेरी का क्या इतिहास रहा है? 1963 में पुडुचेरी का आधिकारिक विलय हुआ। इसे 14वीं संशोधन द्वारा यूटी बनाया गया। इसमें माहे, यनम और कराईकल शामिल थे। और इसी साल नागालैंड भी बना था ना? एकदम सही। 1963 में ही असम से अलग होकर नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। ये 13वें संशोधन के जरिए हुआ था। मतलब 15वां गुजरात और 16वां नागालैंड। अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। 1966 पंजाब पुनर्गठन। मैम, पंजाब का विभाजन किस आधार पर हुआ? देखिए, जैसे बॉम्बे में भाषा एक मुद्दा था, पंजाब में भी भाषाई आधार पर ही विभाजन हुआ। और यहाँ परीक्षा में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है शाह आयोग के बारे में। शाह आयोग? जी, शाह आयोग की सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ था। तो इससे कौन कौन से राज्य बने? जो हिस्सा हिंदी बोलता था उसे अलग करके हरियाणा बनाया गया। ये हमारा 17वां राज्य बना। और पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब रह गया? बिल्कुल। और दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, विवाद से बचने के लिए चंडीगढ़ को यूटी बना दिया। बहुत ही बढ़िया। अब मैम, स्लाइड 7 पर एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, पुडुचेरी की अनोखी भौगोलिक स्थिति। जी मैम, मैप में पुडुचेरी एक जगह नहीं है। ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में बिखरे हैं। इसे मैप पर कैसे समझें? ये भूगोल का बहुत ही शानदार हिस्सा है। देखिए, फ्रांसीसियों ने अलग अलग जगह अपनी बस्तियां बसाई थी। 1954 में जब उन्होंने इसे छोड़ा तो इनकी अलग पहचान बनाए रखने के लिए इन्हें एक ही यूटी रखा गया। तो इसके जिले कहाँ हैं? आप मैप रीडिंग के हिसाब से इसे नोट कर लें। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश के पास पूर्वी तट पर है। ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में। मुख्य पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु के घेरे में है। और चौथा है माहे, जो बिल्कुल विपरीत दिशा में केरल के पास पश्चिमी तट पर है। अरे वाह, मतलब एक यूटी और 3 अलग अलग राज्यों में उसके हिस्से। और 2006 में इसका नाम पौंडीचेरी से पुडुचेरी हुआ था ना? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। तो अब स्लाइड 8 की तरफ बढ़ते हैं। 1971 से 1972 उत्तर पूर्वी भारत का व्यापक पुनर्गठन। यहाँ हमारा प्रमोशन देने वाला फॉर्मूला काम आएगा। अच्छा, यूटी से पूर्ण राज्य का सफर। हाँ, 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये 18वां राज्य बना। और फिर 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्य बने। 3 एक साथ? जी, मणिपुर जो 19वां राज्य बना, त्रिपुरा जो 20वां बना, ये दोनों पहले यूटी थे।
और मेघालय जो 21वां राज्य बना। मेघालय असम से अलग हुआ था ना? हाँ, ये असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य था जिसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। मतलब 1972 तक हमारे 21 राज्य पूरे हो गए। अब आते हैं स्लाइड 9 पर, सिक्किम का एकीकरण सह राज्य से पूर्ण राज्य तक। मैम, सिक्किम के इतिहास में चोग्याल वंश का शासन लिखा है, और ये सह राज्य क्या होता है? ये पूरी कहानी बहुत ही खास है। भारत के इतिहास में सिक्किम का मामला बिल्कुल इकलौता है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये भारत का पूरी तरह हिस्सा नहीं था। यहाँ चोग्याल वंश का राज था और ये एक संरक्षित क्षेत्र था। अच्छा, तो फिर ये भारत में कैसे जुड़ा? 1974 में 35th संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और सिक्किम को सह राज्य का विशेष दर्जा दिया गया। सह राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट। बिल्कुल, लेकिन जनता राजशाही खत्म करना चाहती थी, तो अगले ही साल जनमत संग्रह हुआ और 1975 में 36th संशोधन द्वारा यह भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया और राजशाही का अंत हो गया। मतलब 35th संशोधन से सह राज्य और 36th से पूर्ण राज्य। ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जी, छात्र अक्सर इन दोनों संशोधनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 10 देखते हैं। 1987 में भी 3 राज्य बने थे। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम हमारा 23वां राज्य बना था। ये मिजो शांति समझौते के बाद बना था ना? एकदम सही। और उसी दिन अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, जिसका पुराना नाम नेफा था। नेफा। और 25वां राज्य कौन सा था? 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये दमन और दीव से अलग होकर पूर्ण राज्य बना था 56वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 1987 में गोवा 25वां राज्य बन गया। इसके बाद स्लाइड 11 है सीधे वर्ष 2000 का पुनर्गठन। हाँ, ये वो समय था जब प्रशासनिक दक्षता के लिए बड़े राज्यों को बांटा गया। तारीखें ध्यान से सुनिए। जी मैम। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, जो 26वां राज्य था। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से उत्तराखंड बना, ये 27वां था। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना, जो 28वां राज्य था। बहुत ही बढ़िया। अब मैम स्लाइड 12 है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। क्या राज्यों के सिर्फ नक्शे बदले हैं या नाम भी? अनुच्छेद 3 सिर्फ सीमाएं नहीं, नाम बदलने की शक्ति भी देता है और कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसे कि 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कहा गया। अच्छा। और मैसूर का भी तो बदला था। हाँ, 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक हुआ और उसी साल लक्षद्वीप मिनिकाय का नाम लक्षद्वीप हुआ। लेकिन इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1991 का बदलाव। 1991, वो क्यों मैम? क्योंकि 69th संशोधन के जरिए दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी कर दिया गया। ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे सब लोग हाईलाइट कर लें। और कुछ नए बदलाव भी है ना? हाँ, 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ और 2011 में उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया। तो नाम भी समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। हाँ। स्लाइड 13, तेलंगाना का उदय। जी, 2 जून 2014 को श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों पर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। बिल्कुल। और 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी तय किया गया था। और अब स्लाइड 14, 2019-2020 आधुनिक पुनर्गठन। मैम, अभी हाल ही में जो बड़े बदलाव हुए उनके बारे में बताइए। 2019 में जम्मू और कश्मीर का ऐतिहासिक पुनर्गठन हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हुआ। जी, ये तो सबको याद ही होगा। और राज्य को 2 यूटीज में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, जहां विधानसभा है, और दूसरा लद्दाख, बिना विधानसभा के। मतलब एक पूर्ण राज्य को 2 यूटीज में बदल दिया गया। और 2020 में भी कुछ हुआ था ना? हाँ, प्रशासनिक दक्षता के लिए 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया। दोनों को मिला के एक संयुक्त यूटी बना दिया। बिल्कुल, जिससे यूटीज की संख्या 9 से घटकर वापस 8 हो गई। तो मैम, अब हम अपनी आखिरी स्लाइड 15 पर आ गए हैं, निष्कर्ष। तो मैम, आज के समय में भारत की स्थिति क्या है? देखिए, इन सभी बदलावों के बाद
आज के भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूरी यात्रा साबित करती है कि भारत वाकई एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 1 से 4 के तहत संसद की शक्ति ने ये सुनिश्चित किया कि भारत का राजनीतिक मानचित्र समय के अनुसार बदल सके, लेकिन देश की एकता हमेशा अखंड रहे। ये बहुत ही गहरी बात है। संसद ने रबर बैंड को खींचा जरूर, लेकिन टूटने नहीं दिया। ये क्लास सच में बहुत जानकारी से भरी थी। मुझे भी ये विषय पढ़ाने में बहुत आनंद आया। तो दोस्तों, आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं।